हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आफरीन खान और पिछले वीडियोस में जैसे आपने देखा था कि हम लोग एचसीवी सॉल्व कर रहे थे, उसके चैप्टर्स की एक्सरसाइज लगा रहे थे। 2 चैप्टर हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, दैट इज काइनेमैटिक्स और द फोर्सेस। लास्ट वीडियो में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट कर दिया था, उसके 1 to 10 क्वेश्चन हम देख चुके थे। आज हम अगले 10 क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, पेन ले लेती हूं मैं। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 11, वो है अ स्मॉल ब्लॉक बी इज प्लेस्ड ऑन अनदर ब्लॉक ए ऑफ मास कितना है 5 kg एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये ब्लॉक ए जो है इसका मास कितना है 5 kg दिया है और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है मुझे, ये मुझे दे रखी है कितनी 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब बोला है कि 20 सेंटीमीटर। इनिशियली द ब्लॉक बी इज नियर द राइट एंड ऑफ ब्लॉक ए। अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन is applied to block A. All the surfaces are assumed frictionless. Find the time elapsed before the block B separates from block A. ठीक है, समझ गए हैं क्वेश्चन क्या करना है। मैंने बोला ये एक ब्लॉक है, ठीक है, A कितने का है 5 kg का। इस पे एक ब्लॉक B रखा है इस साइड में। ठीक, अब ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ है। ठीक है जी, अब इस पे एक फोर्स लगती है कितने की 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है। ठीक है, तो मैंने बोला कि अब क्या होगा, ये ब्लॉक आगे जाएगा और बी इस पे क्या होगा आगे की तरफ जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब बी नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि देखिए ये फोर्स पता है और मुझे मास पता है, तो क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकती हूँ ए किस एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैंने बोला F इक्वल्स टू m इंटू ए करेंगे। मैंने बोला एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय मास कितना है 5, कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये ब्लॉक इस साइड कितने एक्सेलरेशन से जा रहा होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं क्या करने वाली हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब मैं चढ़ के बैठ जाऊंगी ए पे, मतलब मैं फ्रेम ऑफ ए से बात कर रही हूं। ठीक है, मैं ए के ऊपर चढ़ के बैठ गई। ठीक है, जैसे मैं ए के ऊपर चढ़ के बैठी वैसे ही क्या हुआ, बी पे एक सूडो फोर्स लगने लगा। कैसे लगता है सूडो फोर्स, ठीक है, फ्रेम का जो एक्सेलरेशन होता है जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है सूडो फोर्स। किस डायरेक्शन में लगता है, जिस डायरेक्शन में फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है सूडो फोर्स। कैसे लगता है, जो ऑब्जेक्ट उस फ्रेम में है, ठीक है, उसके मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके किसके एक्सेलरेशन लेंगे हम, फ्रेम का एक्सेलरेशन। कितना है फ्रेम का एक्सेलरेशन 2। ठीक, तो बी पे सूडो फोर्स कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, जब बी पे, अब मैं अगर बी को देखूं, ठीक, तो बी पे अगर मान लीजिए सूडो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में mb इंटू 2 के बराबर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करना है इसको, ये मान लीजिए ब्लॉक ए ऐसे इसके नीचे रखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली इसको कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, इसी पूरी लेंथ के बराबर, ए की पूरी लेंथ के बराबर 20 सेंटीमीटर। जब ये अभी क्या है, मैं बोली इस पे चढ़ के बैठ गई तो ये तो मेरा रुक गया है। ठीक है, ये मुझे सरफेस रुका हुआ दिखाई देगा, ये अभी भी चल रहा है। तो मैंने बोला जब ये 20 सेंटीमीटर कवर करके यहां तक आ जाएगा तो वो क्या होगा, नीचे धड़ाम से गिर जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला कि उसे इस फोर्स के से क्या करना है, कुछ एक्सेलरेशन आया होगा और उससे उसको इतना डिस्टेंस कवर करना है। मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला इसका mb इंटू 2 सूडो फोर्स लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा b का। मैंने बोला एक्सेलरेशन ऑफ b हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक है, अभी मैं फ्रेम ए के फ्रेम से बात कर रही हूं मैं। ठीक है, ये मत भूल जाना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सूडो फोर्स खेल रही हूं मैं। मैंने बोला इसका एक्सेलरेशन कितना है, इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना डिस्टेंस कवर करना है, आपने बोला 20 सेंटीमीटर, मैंने बोला इसको मीटर में चेंज कर दो। ठीक है, अब बोला है कितने टाइम में वो अलग हो जाएंगे, मतलब ये डिस्टेंस कवर कर ले और नीचे गिर जाए, तो मैंने बोला ये लगा दो, s इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियली तो रेस्ट पे था तो ut 0 हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे आप फर्दर तो आपका कितना आएगा 20/100, ये तो हो जाएगा एफ, एस की वैल्यू
इक्वल्स टू हाफ, ए कितना है आपका 2 और टी स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपली इक्वेशन है, सॉल्व किया मैंने, तो टी कितना आ जाएगा आपका, टी आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 0.2 सेकेंड्स। अब 0.2 सेकेंड, अंडर रूट 0.2 सेकेंड्स की वैल्यू निकालिए आप, कितनी होती है, निकाल के बताइए कितनी आ रही है वैल्यू उसकी। कितनी आ रही है आप उससे कैलकुलेट कीजिए, मैं कैलकुलेटर से कर रही हूं। तो ये आती है अप्रॉक्स आपकी 0.447 सेकेंड्स के बराबर। ठीक है, लगभग इतना आएगा आपके टाइम की वैल्यू। तो बस ठीक, सही दिया है। चलिए देख लीजिए एक बारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 पे चलती हूं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, अ मैन हैज फॉलन इनटू अ डिच ऑफ विड्थ d दे रखा है, एंड 2 of his friends are slowly pulling him out using a light rope and 2 fixed pulleys as shown in the figure. Show that the force assumed equal for both the friends exerted by each friend on the road increases as the man moves up. Find the force when the man is at a depth h. ठीक है, ठीक है, मैंने बोला ये कुछ ऐसे रस्सियों पे ये टेंशन टी आ रही होगी और यहाँ पे टेंशन टी आ रही होगी, ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, तो यहाँ पे भी ये टी टेंशन कर रहे होंगे, इस पार्ट पे भी टी आ रही होगी टेंशन, और इस पार्ट पे भी टेंशन क्या आ रही होगी, टी आ रही होगी। ठीक है, अब मैंने बोला कि पक्का नीचे तो एक इस आदमी की क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, इसका वेट नीचे के डायरेक्शन में आ रहा होगा। ठीक है, मैंने बोला मान लीजिए किसी डेप्थ h पे, ठीक, ऐसे करके कंडीशन आपको दिख रही है। ठीक है, सब कुछ एफबीडी वगैरह मैंने बना लिया है। अब मैं बोलूंगी मान लीजिए इस वाले एंगल को, ये वाला जो एंगल है इसे अगर मैं थीटा मान रही हूं, ठीक है, तो मैं अगर इसकी फोर्स इक्वेशन लगाऊं, ठीक है, मैं अगर फोर्स बैलेंस करूं इस इंस्टेंस पे, तो क्या हो रहा होगा, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा, इस टी के 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन, दूसरे पेन से दिखा देती हूं मैं आपको। ठीक है, इस टी के अगर मैं 2 कंपोनेंट बनाऊंगी तो एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में आएगा, कितना, टी, इस डायरेक्शन, ये भी थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है जी, तो टी कॉस थीटा ऊपर आएगा, ठीक है, और नीचे क्या आएगा, टी साइन थीटा। इसी तरह इस वाले टी के लिए भी आएगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में टी साइन थीटा का, और एक कंपोनेंट ऊपर के डायरेक्शन में आएगा क्या, टी कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की फोर्स बैलेंस कर लूं तो ये वाली फोर्स तो इस वाली फोर्स को खत्म कर देगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स बची नहीं, तो मैंने बोला वर्टिकल वाली फोर्स को क्या करूंगी लिखना चालू करूंगी, तो मेरा क्या आएगा, मैंने बोला 2t cos थीटा, 2t cos थीटा किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए। Show that the force exerted by each friend on the rod increases as the man moves up. ठीक है, किसके बराबर होने चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए। अगर ये किसी एक्सेलरेशन a से जा रहा है तो क्या हो जाएगा हम उसके हिसाब से कर लेंगे, लेकिन अभी मैं वो कंडीशन देख रही हूं जब सब कुछ बैलेंस है, लिमिटिंग कंडीशन चेक कर रही हूं मैं। ठीक है, तो मैंने बोला t किसके बराबर होगा, t हो जाएगा mg बाय 2 cos थीटा के बराबर होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे ये आदमी इस रोप को ऊपर खींचते जाएंगे, क्या इस थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे इस थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, क्या कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी, आप बोलेंगे हाँ होती है, थीटा बढ़ाने पे कॉस थीटा की वैल्यू घटती है, हमें पता है। क्या कॉस थीटा की वैल्यू घटने पे टी की वैल्यू बढ़ेगी, टी की वैल्यू बढ़ेगी। तो हमें पहले यही प्रूफ करना था, शो दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच फ्रेंड ऑन द रोड इंक्रीजेज एज द रॉड होगा वो इंक्रीजेज एज द मैन मूव्स अप। ठीक है, तो हमने देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये इसको खींचते जाएंगे, आदमी ऊपर जाता जाएगा, तो थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो कॉस थीटा की वैल्यू घटेगी, कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो ये जो टेंशन का फोर्स जो लगा रहा है ये दोनों आदमी, वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो आप बोलेंगे कि जो रॉड पे जो फोर्स है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है पहला वाला सेंटेंस। दूसरा बोला, क्या बोला है, फाइंड द फोर्स व्हेन द मैन इज एट अ डेप्थ h। अब
हमें टी की वैल्यू निकालनी है या इस फोर्स की वैल्यू निकालनी है जब मैन कहा हो, किसी डेप्थ एच पे हो। हमने बोला ठीक है निकाल लेंगे, हमने बोला कुछ नहीं है। अगर यहां पे आप देखें तो एक ट्राइंगल बन रहा होगा। कैसे बन रहा है ये ट्राइंगल? ऐसे बन रहा है कुछ। ये थीटा है, ये एच दे रखा है, ये कितना डिस्टेंस है? पूरा है डी, तो ये कितना हो जाएगा? आधा। ये हो जाएगा d/2 आपका। ठीक, तो ये हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे आप? पाइथागोरस लगाएंगे भाई साहब, और क्या। तो ये हो जाएगा h² प्लस d²/4। ये वाली साइड लेंथ निकल गई आपकी। अब मैं बोलूंगी cos थीटा इसमें से निकालिए, तो cos थीटा कितना हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा बेस, दैट इज h बटा हाइपोटेनियस कितना है? √h² प्लस d²/4। ठीक है, मैंने बोला ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो। आ गई आपकी फोर्स की वैल्यू। तो मैंने बोला t कितना हो जाएगा उस समय? mg/2। cos थीटा की वैल्यू मैं पुट कर रही हूं इसमें, h डिवाइडेड बाय √h² प्लस d²/4। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर लिखना चाहूं तो हो जाएगा mg√h² प्लस d²/4 इज इक्वल्स टू 2h के बराबर। इतनी हमारी फोर्स आएगी प्रत्येक स्ट्रिंग में। ठीक है, तो इतनी फोर्स से वो खींचेंगे। कब? जब आदमी किसी डेप्थ एच पे होगा नीचे। ठीक है, ताकि बैलेंसिंग कंडीशन में आ जाए। ठीक है, देख लीजिए आप। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। कौन से? क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? एंड द एलिवेटर शोन इन द फिगर इज डिसेंडिंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द मास ऑफ द ब्लॉक ए इज 0.5 kg. What force is exerted by block A on block B? ठीक है, तो देखिए, मैं बहुत केयरफुली देखिएगा। मैंने बोला अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से अभी बात कर रही हूं, ठीक, तो मैंने बोला ग्राउंड फ्रेम से मुझे क्या दिखेगा कि ये पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है किसी एक्सेलरेशन। किस एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा। ठीक, इसमें रखे हुए पार्टिकल भी मुझे नीचे आते हुए दिखाई देंगे इतने ही एक्सेलरेशन से। ठीक है जी, तो मैंने बोला अगर ब्लॉक ए पे मैं फोर्सेस बनाऊं तो एक फोर्स तो इसके वेट के वजह से नीचे के डायरेक्शन में लग रही हो कितनी? 0.5 g के बराबर। ठीक, और क्या? ये बी पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा, तो बी इस पे एक नॉर्मल ऊपर की तरफ लगा रहा होगा n। ठीक है, ये पलट के क्या लगा रहा होगा? बी पे ये नॉर्मल लगा रहा होगा। ये n की वैल्यू ही मुझे पूछा है कि कितना फोर्स ए बी पे लगा रहा है। तो मैं क्या करूंगी, और ए के बारे में क्या दिख रहा है मुझे कि ये नीचे आ रहा होगा कितने एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन। तो मुझे इस n की वैल्यू ही चाहिए है कि ए बी पे कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक, तो मैंने बोला ठीक है, ए की एफबीडी बना दी। अब मुझे क्या? ए नीचे आते दिख रहा है। मैं इसके लिए फोर्स इक्वेशन लिखने वाली हूं। देखिए, मैंने लिखा 0.5 g माइनस ऑफ n। क्यों किया मैंने ऐसे? मैंने बोला नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली ये वाली फोर्स बड़ी होगी, इसे नीचे ला रही है, इक्वल्स टू m कितना है? 0.5। ठीक है, इनटू में m इंटू ए कितना दिया है? 2। F नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा है मैंने। ठीक है, तो g को मैंने अगर 10 रख लिया तो ये हो जाएगा 5 माइनस ऑफ n विल बी इक्वल्स टू 1। तो n की वैल्यू यहां से मेरी कितनी निकल के आती है? 5 माइनस 1 दैट इज 4 न्यूटन। इसका मतलब ब्लॉक ए ब्लॉक बी पे कितना फोर्स लगा रहा है? 4 न्यूटन का। ठीक है, आप इसे सूडो वूडो से भी कर सकते हैं, इसके अंदर बैठ के देख लीजिए। ठीक है, मैंने इसे डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, मैंने ग्राउंड फ्रेम से किया अभी। ठीक है, चलिए, इजी है, ये आसान है, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास 50 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में दिया? मान लीजिए ये एक एलिवेटर है, इसके सीलिंग से एक पेंडुलम बॉब लटका हुआ है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग में टेंशन बताना है इसमें। If the elevator goes up with an acceleration of 1.2 meter per second square,
goes down with a deceleration, goes up with a uniform velocity, goes down with an acceleration and goes down with a deceleration. ठीक है, and goes down with a uniform velocity. ठीक है, सबसे पहले तो ये वाला जो क्वेश्चन है कि goes down with a uniform velocity C पार्ट और goes down with a uniform velocity, goes up और goes down. मुझे ये पता है कि भाई देखो जब भी सूडो फोर्स अगर मैं लगाने वाली हूं, ठीक है, तो सूडो फोर्स कहां लगता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है. ठीक है, तो अभी क्या है मेरे पास इनर्शियल फ्रेम है, तो क्या कोई सूडो फोर्स लगेगा? किस पार्ट की बात कर रही हूं मैं? सी और एफ पार्ट की बात कर रही हूं मैं. तो क्या कोई सूडो फोर्स लगेगा इस केस में? मैंने बोला नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है. ठीक है, इनर्शियल फ्रेम हो गए तो कोई सूडो फोर्स नहीं आएगा. तो मैंने बोला अगर मैं बॉब को देखूंगी तो कैसा दिख रहा है? मैंने बोला इसके ऊपर टेंशन टी और नीचे में क्या लग रहा है? mg. ठीक, तो अभी टेंशन टी किसके बराबर होगी? mg के बराबर होगी. बॉब क्या ऊपर जा रहा है? नहीं जा रहा है. क्या नीचे जा रहा है? नहीं जा रहा है. तो क्या होगा इस समय? टी किसके बराबर होगा? टेंशन इन द स्ट्रिंग सी और एफ पार्ट में mg के बराबर होगा. mg कितना है? 50 ग्राम है ना, इंटू जी कितना? 10. तो ये कितना आ गया? 0.5. ठीक है, इसको 9.8 लेके करते हैं क्योंकि एचसी वर्मा में उसी से किया है. ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 m. जी कितना रखा मैंने? 9.8. ठीक है, तो ये हो जाएगा 490 न्यूटन्स के बराबर. ठीक है, किस पार्ट का आंसर है? सी और एफ का. यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब ये ऊपर या नीचे जा रहा होगा. ठीक है, दूसरा क्या बोला है? गोज अप विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर. अभी क्या बोला है पार्ट ए में कि ऊपर जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से? 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से. पार्ट ए की बात हो रही है अभी यहां पे. ठीक ठीक, और एक और क्वेश्चन क्या दिया है? गोज डाउन विथ अ डी एक्सेलरेशन. अगर मैं बोलूंगी कि किस गोज डाउन विथ अ डी एक्सेलरेशन मतलब नीचे जा रहा है किसी नेगेटिव एक्सेलरेशन से. ठीक है, नीचे जा रहा है किसी नेगेटिव एक्सेलरेशन से. कितना? 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नीचे जा रहा है नेगेटिव एक्सेलरेशन से मतलब ऊपर ही जा रहा होगा. ठीक है ना, मैं समझ रहे हैं? अगर मैं बोलूंगी नीचे जा रहा है किसी डी एक्सेलरेशन से 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसको घुमा के वही बोला है कि ऊपर जा रहा है किसी एक्सेलरेशन कितने से? 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के. तो मैंने बोला कि जो पार्ट ए का आंसर होगा, ठीक है, वही किसका आंसर होगा? गोज डाउन विद अ डी एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये दोनों एक ही बात बोली गई है अलग अलग भाषा में. ठीक है, एक ही बात बोली गई है अलग अलग भाषा में. तो अगर मैं पार्ट ए और कौन सा पार्ट? पार्ट ई की बात करूं, दोनों का एक ही आंसर होगा. क्या हो रहा है इस समय? ऊपर जा रहा है किसी एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो मैंने बोला अभी अगर इस बॉब की मैं एफबीडी बनाऊंगी कैसे बनेगा? नीचे लगेगी mg, ऊपर लग रही होगी टेंशन t. ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए से तो नीचे सूडो फोर्स लगेगा किसके बराबर? m इंटू ए के बराबर, फ्रेम के एक्सेलरेशन के बराबर. ठीक, कहीं पे जा रहा है नहीं, बैलेंस कर दो फोर्सेस तो टी ओ किसके बराबर हो जाएगा? ma प्लस ऑफ mg के बराबर हो जाएगा. कब? a और e के केस में. तो मैंने बोला m कितना दे रखा है? 50 बटा 1000. a कितना दे रखा है आपको? 1.2 और g कितना है? 9.8. ऐड करिए तो ये हो जाएगा 50 बाय 1000 इंटू 11 पॉइंट. तो ये हो जाएगा 0.55. ठीक है, ओ ये 0.49 मैंने डिवाइड करना भूल गई. 0.49 न्यूटन आएगा. ठीक है, ये गलत है. ठीक है, ये आंसर देख लीजिएगा. तो ये आ जाएगा 0.55 न्यूटन. ठीक है, किसका? ए और ई पार्ट में. अभी क्या बोला है? गोज अप विथ अ डी एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड या गोज डाउन विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड. गोज अप विथ अ डी एक्सेलरेशन ऑफ
1.2 मतलब ऊपर जा रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब नीचे ही जा रहा होगा। ऊपर जा रहा है कितना, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब बेसिकली जा नीचे ही रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कहने की बात सेम है, भाषा अलग कर दिया। या हम बोल सकते हैं गोज डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अभी किस केस में, बी और डी वाले केस में, बी और डी वाले केस की अगर मैं बात करूं तो क्या हो रहा होगा। तो मैंने बोला अगर अब मैं अगर इस बॉब को देखूंगी तो ये कैसे दिख रहा होगा मुझे। अगर अब बी और डी वाला केस मैं आपको यहां दिखा देती हूं। अब मैं इसके फ्रेम के अंदर चली गई, ठीक है, तो मैं सूडो लगा सकती हूं। तो मैंने बोला नीचे क्या लग रहा होगा, mg। ठीक, अभी क्या है, फ्रेम क्या है, ये नहीं हो रहा है, अभी नीचे जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक, तो एक तो टेंशन टी लग रहा होगा स्ट्रिंग पे, ठीक है, और क्या लग रहा होगा, ऊपर एक की डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लग रहा हो। अगर मैं अंदर बैठ के बात कर रही हूं, ठीक है, इसके अंदर बैठ गई हूं, लिफ्ट के अंदर, एलिवेटर के फ्रेम से बात कर रही हूं, तो मैंने बोला किसके कितने से लग रहा होगा, m इंटू ए के बराबर। ठीक, किस डायरेक्शन में लगता है, सूडो, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। ठीक है, तो अभी इस केस में दैट इज बी और डी वाले केस में क्या इक्वेशन बनाऊंगी मैं लिखूंगी t प्लस एम ए विल बी इक्वल्स टू mg के बराबर है मेरा। ठीक है, या मैं लिख सकती हूं कि इस केस में t या टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी हो जाएगी, mg माइनस ऑफ ma। m कितना है मेरा 50/1000, g कितना है 9.8 माइनस ऑफ 1.2। ठीक, तो मेरा bd के केस में आंसर कितना आ रहा है, ठीक है, आंसर निकालिए इसका कितना आएगा। ये आएगा आपका 0.43 न्यूटन्स के बराबर। ठीक है, तो इस केस में आपका कितना स्ट्रिंग में टेंशन आएगी, 0.43 न्यूटन्स के बराबर। कुछ नहीं किया मैंने, हर बार मैं इसके लिफ्ट के फ्रेम में चली गई घुस के, और फिर मैंने सूडो वूडो लगा के फोर्स बैलेंस किए हैं और मैंने आंसर निकाल लिए। ठीक है जी, ठीक है, आप देख लीजिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, करके देखिएगा, सूडो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर। द एलिवेटर स्टार्ट्स गोइंग अप विथ सम एक्सेलरेशन, moves with uniform velocity for a while and finally deaccelerates to stop. The maximum and minimum weights recorded are 72 kg and 60 kg. Assuming that the magnitudes of the acceleration and the deceleration are the same, find the true weight और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पहले समझते हैं। मैंने बोला ये है एक एलिवेटर, इस एलिवेटर पे रखी हुई है एक वेइंग मशीन और उस वेइंग मशीन में एक बंदा खड़ा है। ठीक है, ये बंदा खड़ा है। पहले क्या होता है, एलिवेटर स्टार्ट्स गोइंग अप, पहले क्या होता है, ये ऊपर किसी एक्सेलरेशन ए से जाती है, उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, और फिर क्या होता है, डीएक्सेलरेट करती है नीचे की डायरेक्शन में, कितने, सेम एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड बोला है सेम लेना है। मैंने बोला बाद में क्या होता है, अभी भी बंदा यहीं खड़ा है, ठीक है, लेकिन अभी लिफ्ट का क्या हो रही है, नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन किसी ए से जा रही होगी। ठीक है, द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वेट्स रिकॉर्डेड बताया है आपको 72 kg और 60 kg। अज्यूमिंग दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन सेम, हमने मान लिया है वैसे, तो ट्रू वेट वगैरह बताना है। ठीक है, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं है, मैंने बोला मान लीजिए ये केस 1 है और ये केस 2 है। ठीक है जी, मैंने बोला पहले मैं केस 1 को उठाऊंगी, केस 1 की बात कर रही हूं मैं। ठीक, केस 1 में अगर मैं लिफ्ट के फ्रेम में घुस गई, लिफ्ट के फ्रेम में घुस गई हूं मैं, तो मैंने बोला इस आदमी पे एक तो नीचे mg लग रहा होगा पक्के से पक्का, इस आदमी के वेट की वजह से। ठीक, और एक वेइंग मशीन इसको नॉर्मल लगा रही होगी, पलट के आदमी वेइंग मशीन पे एक n लगा रहा होगा, यही n क्या होगा, वेइंग मशीन रिकॉर्ड करेगी। ठीक है, ऐसा ही कुछ सिनेरियो बनेगा। ठीक,
और क्या लग रहा होगा, अगर मैं लिफ्ट के फ्रेम में घुस गई हूं तो क्या मैं सूडो फोर्स का भी यूज कर सकती हूं? बिल्कुल, मेरा फ्रेम एक्सेलरेटेड है, मैं बिल्कुल सूडो फोर्स का यूज करूंगी। तो मैंने बोला कैसे लगा दूं मैं सूडो फोर्स? मैंने बोला एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में है फ्रेम का, सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। तो कैसी लग रही होगी सूडो फोर्स इसके ऊपर? m इंटू ए के बराबर लग रही होगी, ऐसी कुछ बिल्कुल लग रही होगी। तो आपने बोला कि इस केस में जो वेइंग मशीन की रीडिंग आई होगी n अपॉन जी करके आएगी। तो अभी मैं बोलूंगी n के बराबर है मान लीजिए, तो वो कितनी आ रही होगी? mg प्लस ऑफ ma आ रही होगी। ठीक है। अगर मैं केस 2 पे चली जाऊं, केस 2 की बात कर रही हूं अब मैं, तो मैंने बोला अभी क्या मेरा आदमी ये रहा, अब मैंने बोला अभी mg तो ऐसे ही लगेगा, वेइंग मशीन इस पे नॉर्मल ऐसे ही लगाएगी, लेकिन अब क्या फ्रेम नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है, तो सूडो फोर्स अब की बार कैसे लगेगा? आप बोलोगे ऊपर के डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। मैंने बोला ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में कितना? ma के बराबर। तो अगर मैं इससे फोर्स इक्वेशन बैलेंस करूंगी, क्या आदमी कहीं जा नहीं रहा है, वहीं पे रुका है, तो मैं फोर्स बैलेंस कर रही हूं, तो क्या हो जाएगा? n किसके बराबर हो जाएगा? n डैश हो जाएगा ऑब्वियसली, किसके बराबर हो जाएगा? mg प्लस ऑफ ma के बराबर होगा। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में एक और चीज बोल रहा है, n डैश मान लेते हैं इसको। क्या बोला है क्वेश्चन में? द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वेट्स रिकॉर्डेड आर 72 kg एंड 60 kg। मैक्सिमम वेट कब आ रहा होगा, किस कंडीशन में? मैंने बोला इस कंडीशन में आ रहा होगा, दोनों ऐड हो रहे हैं तो इस कंडीशन में मैक्सिमम वेट आ रहा होगा। और mgf माइनस ऑफ ma, ओ, और इस कंडीशन में क्योंकि घट रहा है, mg माइनस ऑफ ma है, तो इस कंडीशन में वेट क्या आ रहा होगा आदमी का? कम आ रहा होगा। कब? जब लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है। तो मैंने बोला यहां पे n की वैल्यू क्या मैं 720 g लिख सकती हूं, वेट लिख सकती हूं मैं, बिल्कुल जितना वेट रिकॉर्डेड है, कितना? 720 g के बराबर, इक्वल्स टू m g प्लस ऑफ ma, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और क्या दूसरे वाले केस में मैं n डैश की जगह 60 g लिख सकती हूं, बिल्कुल लिख सकती हूं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि मिनिमम वेट इस वाली कंडीशन में आ रहा होगा, कितना? mg माइनस ऑफ ma। ठीक, अब मैंने बोला दो इक्वेशन दी है मुझे, पहली इक्वेशन ये, मेरे को दूसरी इक्वेशन आ गई मेरे पास। मैंने बोला दोनों इक्वेशन को जरा सब्सट्रैक्ट कर दो बढ़िया से, तो ये आया आपका 2mg, ऐड कर दीजिए पहले, 2mg इक्वल्स टू 2, और ये आ जाएगा 13 इंटू जी। तो g से g तो चला गया, तो m कितना है आपका? 132 बटा 2, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 66 kg। प्यारा सा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बस इक्वेशन मैंने क्या किया है, एफबीडी बना ली है, एफबीडी बन गई मेरी, फिर मैंने फोर्स बैलेंस किया है, फोर्स बैलेंस हुआ, इक्वेशंस आई, इक्वेशन सॉल्व किया, मास आ गया, यही ट्रू वेट है आदमी का। ठीक है, मैंने बोला द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन भी निकाल दो। मैंने बोला अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जरा सबस्ट्रैक्ट कर दो। तो अगर मैं सबस्ट्रैक्ट करूंगी तो ये मेरा आ जाएगा 12g, यही आएगा ना, हाँ, 12g विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ma के बराबर आएगा। ठीक है, आएगा। तो मैंने बोला एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 12, g कितना है? 10 लिख लिया, अपॉन 2 इंटू m की वैल्यू मेरी कितनी आई है? 66 के बराबर आई है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2 6 जा 6 1 जा ठीक है, तो ये कितनी आ गई? 10 बटा 11, मतलब कि कितनी आ रही है आंसर? आंसर निकालिए कितना आएगा ये? ये आएगा आपका 0.9 के बराबर, 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। तो ये कितना आ गया आपका? एक्सेलरेशन आ गया। कहीं पे कोई गलती की है मैंने?
देख ले रही हूं एक बारी। ठीक है, कहीं पे कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ठीक है, देख लीजिए अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस शोन इन द फिगर। The elevator is going up with an acceleration of g by 10. The pulley and the strings are light and the pulley is smooth. ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो फ्रेम है एलिवेटर बेसिकली वो कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा, g by 10। तो मैंने बोला यार मैं तो सूडो खेलूंगी। ठीक है, ये खेलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फ्रेम के अंदर ही जाके बैठ जाना पड़ेगा। जब मैं फ्रेम के अंदर जाकर बैठूंगी तो मुझे क्या दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, अभी मैं आपको दिखा रही हूं क्या दिख रहा होगा। मैंने बोला अगर मैंने अंदर जाके बैठ गई तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे सिर्फ ये सिस्टम दिखाई दे रहा है। तो मैंने बोला ये क्योंकि भारी है तो ये किसी एक्सेलरेशन a डैश से नीचे जा रहा होगा अभी, तो ये वाला जो मास है वो किसी एक्सेलरेशन a डैश से ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, मैंने बोला अगर इस स्ट्रिंग में टेंशन T है तो इस वाले स्ट्रिंग में भी टेंशन T होगी। इन दोनों स्ट्रिंग की टेंशन मिलाकर इस वाले पॉइंट पे जो टेंशन होगी वो होगी 2T, जो कि इस स्प्रिंग बैलेंस में रिकॉर्ड होगी। ठीक है, उससे हम कुछ करेंगे और हम फिर रीडिंग बताएंगे स्प्रिंग बैलेंस की, वो तो बात की बात है। ठीक है, और क्या हो रहा होगा, मैंने बोला अगर मैं 1.5 kg वाले ब्लॉक को देखूं, मैं इसको बाहर बना रही हूं क्योंकि वहां पे जगह नहीं है। मैंने बोला अगर 1.5 kg वाले ब्लॉक को अगर मैं ध्यान से देखूंगी तो मुझे क्या दिख रहा है, देखिएगा। मैंने बोला एक ऊपर टेंशन तो इस पे लग रही है T, एक नीचे इसका वेट लग रहा होगा किसकी वजह से, धरती की वजह से, mg के बराबर। और क्या लग रहा होगा, मैंने बोला अंदर बैठी थी मैं, यहां पे बैठी हुई हूं, तो क्या सूडो फोर्स लगेगा, आप बोलेंगे बिल्कुल लगेगा। कैसे लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। ठीक, मैंने बोला बिल्कुल नीचे के डायरेक्शन में लगेगा। कितने के बराबर लगेगा, मास इसके मास इनटू फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना, g by 10 के बराबर। ठीक, और मैंने क्या कहा कि ये ब्लॉक मैं अंदर बैठी हूं तो मुझे कैसे दिख रहा है कि ये ऊपर जा रहा है किसी एक्सेलरेशन a डैश से। ठीक है, ये तो मैंने 1.5 kg वाले ब्लॉक की एफबीडी बना ली। अब सेम तरीके से मैं 3 kg वाले ब्लॉक की भी एफबीडी बनाऊंगी। देखिए ये मेरा 3 kg का ब्लॉक है। मैंने बोला इसके ऊपर टेंशन अभी ऐसे कितनी लग रही है, T, ये आपको दिख रहा है, और दूसरा वेट इसका लग रहा होगा 3g के बराबर। ठीक, mg लगा रहा होगा धरती माता। ठीक है, और सूडो फोर्स भी लगेगी, कैसे, अपोजिट एक्सेलरेशन के फ्रेम के, कैसे, 3 × g by 10, इसका मास और फ्रेम का एक्सेलरेशन। ठीक, और क्या है, क्या ये नीचे जा रहा है किसी एक्सेलरेशन a डैश से, अगर मैं अंदर बैठ के देख रही हूं उसमें तो मुझे ऐसे दिख रहा होगा। ये दोनों ही की मैंने क्या कर लिया है, एफबीडीज बना के बिल्कुल तैयार कर ली है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं लगाऊंगी फोर्स इक्वेशन, इससे लिखने वाली हूं मैं। देखिए मैंने बोला ये ऊपर जा रहा है किसने एक्सेलरेशन से, a डैश से, तो कौन सी फोर्स बड़ी है, ये ऊपर वाली फोर्स बड़ी है कि नीचे वाली, आपने बोला ऊपर वाली ऑब्वियसली क्योंकि ऊपर जा रहा है। तो मैंने बोला T माइनस ऑफ 1.5 g प्लस g by 10 इज इक्वल्स टू 1.5 into a डैश। ठीक, फोर्स इक्वल्स टू, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये नीचे जा रहा है तो इसके लिए ये वाली फोर्स बड़ी है, तो मैंने बोला इसके लिए लिखूंगी g प्लस ऑफ g by 10, ठीक, माइनस ऑफ t विल बी इक्वल्स टू 3 into a डैश। ये मेरी पहली इक्वेशन और ये रही मेरी दूसरी इक्वेशन। ठीक, बिल्कुल आराम से देखिए, कुछ नहीं किया है, एफबीडीज बनाई, फोर्स इक्वेशन लिखी है, कुछ नहीं किया मैंने नया। ठीक, अब मैंने बोलूंगी पहली वाली इक्वेशन में क्या निकालना है, मुझे टी की वैल्यू निकालनी है। मैंने बोला पहली वाली इक्वेशन में जरा 2 मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो ये कितना क्या बन गया, पहली इक्वेशन मेरी ये बन गई 2t माइनस ऑफ 3g प्लस ऑफ g by 10 इक्वल टू में क्या हो गया 3 into a डैश। ठीक, ये मेरी फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है पूरी इक्वेशन को और वहां पे लिख दी है।
अब मैं दूसरी वाली इक्वेशन इसके नीचे लिख रही हूं, क्या है दूसरी वाली इक्वेशन, g प्लस g बाई 10 माइनस ऑफ t इज इक्वल्स टू कितना, 3 इंटू a डैश। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूं, दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं क्या कर रही हूं, सब्सट्रैक्ट कर रही हूं। मैंने बोला माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म तो उड़ जाएगा भाई साहब। ठीक है, तो मुझे t ही चाहिए, तो a डैश निकाल के मैं करूंगी भी क्या, तो मैंने बोला 2t प्लस ऑफ t, तो ये हो जाएगा 3t। ठीक, इन दोनों को मैंने उस डायरेक्शन उस साइड भेजा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 ऑफ g प्लस g बाई 10। ठीक, तो इससे ये कटा, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 10g, सॉरी 11 आ गया ये इरेजर, ये आ जाएगा 11g बाई 10। ठीक है, ठीक है, जरा सॉल्व कर लो तनी, तो ये हो जाएगा 22 न्यूटन के बराबर। ठीक, अभी भी आंसर नहीं आया है। स्प्रिंग बैलेंस कितना रिकॉर्ड कर रहा है, 2t के बराबर। ठीक, तो 2t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने बोला 22 इंटू 2 कर दो, तो दैट इज 44 न्यूटन। ये तो आई फोर्स, स्प्रिंग बैलेंस रिकॉर्ड करेगा मास। ठीक है, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस कितनी हो जाएगी, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस कितनी हो जाएगी, मैंने बोला 44 डिवाइडेड बाय जी कर दो, जी कितना है 10, तो ये हो जाएगा 4.4 न्यूटन के बराबर, केजीज के बराबर। ठीक, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आसान है, एफबीटीज बनाए हैं, फोर्स बैलेंस किया, काम खत्म हो गई। चलो देख लीजिए, लेकिन आप चलिए, ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आप खुद भी करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 17, अ ब्लॉक ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k। व्हाट इज द एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया है। मैंने बोला एक ब्लॉक टंगा होगा ऐसे, कितना मास है इस ब्लॉक का, 2 kg। ठीक है, अभी क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में टंगा हुआ है, कहीं जा नहीं रहा है ऊपर नीचे, तो मैंने बोला जो स्प्रिंग फोर्स होगी, ठीक है, तो मैंने बोला नीचे इसने खींच रखा होगा स्प्रिंग को, तो नीचे तो इस ब्लॉक पे एक mg लग रहा होगा। ठीक है, और क्या लग रहा होगा, स्प्रिंग इसको ऊपर की तरफ पुल करने की कोशिश करेगी, तो क्या एक स्प्रिंग फोर्स कैसी आएगी, kx के बराबर इस ब्लॉक पे लग रही होगी, किस डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में, ताकि ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, तो बैलेंस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कुछ ऐसी कंडीशन आ रही होगी, तो मैंने बोला बस यही निकालना है मुझे। क्या निकालना है, मैंने बोला कि x किसके बराबर है, अभी mg के बराबर है। ठीक, k की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100। ठीक है, इलोंगेशन कितनी है अभी स्प्रिंग में, वो तो मुझे निकालनी ही है। ठीक, मास कितना दे रखा है 2 और g कितना है 10, तो x कितना आ गया आपका, यह आ गया आपका 0.2 मीटर के बराबर। ठीक है, तो अभी कितनी इलोंगेशन है स्प्रिंग में इस कंडीशन में, आपने बोला 0.2 मीटर के बराबर। ठीक है, अभी आगे भी कुछ बोलिए, इफ अनदर 1 kg इज एडेड टू द ब्लॉक व्हाट वुड बी द फर्दर इलोंगेशन। मैंने बोला अब क्या करो, इस 2 kg को हटा के अभी इस 2 kg को हटा के कितना कर दो, 3 kg कर दो, 1 kg और डाल दो। ठीक है, तो स्प्रिंग कुछ और नीचे आ जाएगी, कुछ और इलोंगेट होगी। ठीक है, मैंने बोला अभी जो टोटल इलोंगेशन है स्प्रिंग में, टोटल नेट इलोंगेशन इस कंडीशन में मैंने कितना बोला है, मैंने बोला बोल दीजिए उसको x डैश। ठीक है, मैंने x डैश बोल दिया। ठीक है, अभी क्या होगा, जैसे ही रुक के इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगी तो क्या हो रहा होगा, अभी इस कंडीशन में आपने बोला नीचे तो g लग रहा होगा 3g के बराबर, और अभी स्प्रिंग में जो फोर्स आ गई होगी टोटल वो होगी k इंटू एक्स डैश के बराबर। ठीक, तो मैंने बोला अब ये ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रही है, तो क्या हो रहा होगा, k एक्स डैश विल बी इक्वल्स टू 3g के बराबर आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। तो आपने बोला k की वैल्यू अभी भी कितनी है 100,
एक्स डैश मुझे निकालने का है और 3 इंटू जी कितना दे रखा है 10, तो एक्स डैश अभी कितना है 0.3 मीटर। तो अभी नेट इलोंगेशन कितनी आ गई स्प्रिंग में 0.3 मीटर। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विड बी द फर्दर इलोंगेशन, मतलब 0.3 मीटर के बाद कितनी इलोंगेशन और हो जाएगी जब मैं 1 केजी और ऐड कर दूंगी। तो मैंने बोला कुछ नहीं करने का, मैंने बोला ये वाली इलोंगेशन माइनस इनिशियली जो इलोंगेशन थी, तो मैंने बोला 0.3 माइनस ऑफ 0.2, तो जो फर्दर इलोंगेशन आई होगी स्प्रिंग में वो कितनी हो जाएगी 0.1 मीटर के बराबर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, आसान सा सवाल है। ठीक है, ये तो हो जाना चाहिए आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सपोज द सीलिंग इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज दैट ऑफ एन एलिवेटर which is going up with an acceleration of 2 meter per second square. Find the elongation. मास देख लें कितना दिया था 2 और k की वैल्यू 100। तो प्रीवियस क्वेश्चन में जो मास दे रखा था आपको वो था 2 kgs और जो k की वैल्यू दे रखी थी वो थी 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक, अभी क्या किया है कि उस स्प्रिंग को ले जाके एक एलिवेटर की सीलिंग पे लगा दो। ठीक, ऐसे कुछ। ठीक है, अभी 2 केजी का ब्लॉक है। ठीक है, और क्या है, ये एलिवेटर को एक्सेलरेशन भी दे दो, किस डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में, कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन होने के बाद वो किसी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आके रुक जाएगी। ठीक है, ऊपर और नीचे की फोर्स उसकी बैलेंस हो जाएंगी। उस कंडीशन में मैंने क्या किया, मैं जाके यहां पे बैठ गई, फ्रेम में बैठ गई हूं, एलिवेटर के अंदर बैठ गई हूं। तो मैं अगर एलिवेटर के फ्रेम से बात करूंगी, ठीक, उसके अंदर जाके मैं बैठ गई हूं, तो मैं क्या लगा सकती हूं, सूडो फोर्स लगा सकती हूं। क्यों? क्योंकि मेरा फ्रेम ऊपर की तरफ क्या है, एक्सेलरेटेड है। तो मैंने बोला अगर मैं अब ब्लॉक को इस कंडीशन में देखूं, ठीक है, तो मैं अगर अब ब्लॉक को देख रही हूंगी तो कुछ ऐसा सीन बन रहा होगा। क्या? एक तो इसके ऊपर, ये दिखेगा नहीं आपको, एक तो इसके ऊपर mg लगेगा, कैसे, इस डायरेक्शन में। अभी मैं इसके अंदर बैठ के बात कर रही हूं, कैसे, 2g नीचे के डायरेक्शन। एक इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स आएगी, कैसे, kx। मैंने बोला x क्या है, अभी इलोंगेशन है, इस समय क्या है, x इलोंगेशन है, नेट इलोंगेशन है स्प्रिंग में। ठीक है जी, और क्या है, इस एक्सेलरेशन ए की वजह से मैं अगर अंदर बैठी हूं तो मुझे एक सूडो फोर्स भी महसूस हो रही है, किस डायरेक्शन में, अपोजिट, इस एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, कितना, 2 इंटू ए के बराबर। ठीक है, और ये रुका हुआ है तो ब्लॉक में ऊपर नीचे की फोर्स सब बैलेंस है। तो मैंने बोला अभी क्या हो रहा होगा कि kx किसके बराबर होगा, 2a प्लस ऑफ 2g के बराबर हो रहा होगा। ठीक है, मैंने बोला k कितना है मेरा 100, x मुझे निकालना है 2, a कितना है मेरा 2 और g मेरा कितना है 10 ना। हाँ, तो x मेरा कितना आ जाएगा 2 इंटू 12 बाय 100, दैट इज 0.24 मीटर के बराबर। तो कितना स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा, अभी आप बोलेंगे 0.24 मीटर के बराबर इलोंगेशन होगा। एक क्वेश्चन और पूछा था पिछले सवाल में, इफ अनदर 1 kg इज एडेड टू द ब्लॉक व्हाट वुड बी द फर्दर इलोंगेशन। मैंने बोला कुछ नहीं, मास अभी m की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 से होके 3 हो जाएगी। मैंने बोला कि केस 2 में बस 2 की जगह मैंने 3 रख दिया, तो मैंने बोला k, अभी इलोंगेशन स्प्रिंग में k डैश, तो ये हो जाएगा 3, 2 प्लस ऑफ 10, बाकी सारी डाटा सेम। तो मैंने बोला x डैश की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3 इंटू 12 बाय 100, तो ये जाएगा 0.36 मीटर्स के बराबर हो जाएगी। ठीक है जी, कोई गलती कर रही हूं मैं? थ्री ए 3g, तो ये हो जाएगा 3, एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में अभी भी उतना है, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, ठीक है, तो मैंने बोला कि
फर्दर इलोंगेशन अगर मैंने को निकालना है, ये तो नेट इलोंगेशन है अभी इस केस में, तो मैंने बोला x माइनस ऑफ x डैश कर दीजिए, तो 0.36 माइनस ऑफ 0.24, ठीक, तो ये आ जाएगा 0.12 मीटर। तो इतनी फर्दर इलोंगेशन आ जाएगी स्प्रिंग में। ठीक है, ठीक है, सही है, इजी है क्वेश्चन, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 पे बढ़ चलते हैं हम। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 19? द फोर्स ऑफ बायोन्सी एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन अ बलून इज बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, मैंने बोला ये एक बलून है, ठीक है, इस पे कैसे एक्सर्ट करिए बायोन्सी, ऊपर के डायरेक्शन में, और क्या है ये कांस्टेंट है, वैल्यू नहीं बदल रही है। The force of the air resistance on the balloon acts opposite to the direction of velocity and is proportional to it। मैंने बोला मान लीजिए अगर बलून की वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन में अगर v है, नीचे आ रहा है किसी वेलोसिटी v से, तो फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस कैसे एक्ट कर रही होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसको अगर मैं एफ बोल रही हूं तो एफ किसके प्रोपोर्शनल है, के, कोई कांस्टेंट के लिया इनटू वी के प्रोपोर्शनल है वो, तो मैंने किसी के कांस्टेंट से ऐसे कर दिया, इसको के वी बोल दिया मैंने। अभी क्या बोला है, द बलून कैरीज अ मास एम मास है इसमें, एंड इज फाउंड टू फॉल डाउन नियर द अर्थ सरफेस विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी वी। ठीक, नीचे आ रहा है अर्थ सरफेस के पास, कितनी वेलोसिटी अभी इसके पास v में, तो f तो पक्का अभी इस केस में ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस कैसे लग रही होगी, ऐसे जैसे हमने बनाई हुई है। हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बलून सो दैट इट मे राइज अप विथ अ वेलोसिटी v। ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला है, मैंने बोला अब क्या किया है इस बलून के साथ, मैंने बोला b तो ऊपर की डायरेक्शन में ही लग रहा है, ठीक है, अभी भी, लेकिन अभी क्या करना है, इसकी वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में v हो जाए, इसके लिए हम बलून में से कितना मास छोटा m रिमूव कर दें कि बलून ऊपर जाने लगे किसी वेलोसिटी v से। मैंने बोला अगर वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में v है तो पक्के से पक्का नीचे क्या आ जाएगा, Fr आ जाएगा, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस किसके बराबर है, के वी के बराबर। ठीक है, ऐसे करके कुछ हो रहा होगा। ठीक है, मैंने बोला ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो है, केस 1 है, और ये मेरा केस 2 है। ठीक, अब इन दोनों का प्रयोग करके मैं क्या करूंगी, फोर्स कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो कोई एक्सेलरेशन जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो है तो ऊपर नीचे की क्या होंगी, फोर्स बैलेंस हो रही होंगी। ठीक है, पक्का हो रही होंगी। मैंने बोला अगर मैं इस बलून को देखूं तो इस बलून के ऊपर नीचे के डायरेक्शन में एक mg लग रहा होगा अभी, ठीक, इसके मास की वजह से अभी भी इसके डायरेक्शन, इस पे mg लग रहा होगा, लेकिन कैसे लग रहा होगा, m माइनस ऑफ स्मॉल mg, ऐसे लग रहा होगा, इसका वेट नीचे के डायरेक्शन में आ रहा होगा। मैंने बोला फोर्स इक्वेशन लिखिए आप इन दोनों से, कैसे लिखेंगे आप, मैंने बोला कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो ऊपर की फोर्सेस नीचे की फोर्सेस को क्या कर रही हैं, बैलेंस कर रही हैं। ठीक है, तो मैंने बोला पहले केस के लिए मैं लिख रही हूं। ठीक है, तो क्या दिया है नीचे, मैंने बोला mg किसके बराबर दिया हुआ है, b प्लस Fr को मैं क्या लिख रही हूं, k इंटू v। ठीक है, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। इस वाले केस में मैं क्या लिख रही हूं, इस वाले केस में मैं लिख रही हूं नीचे वाली फोर्सेस कौन सी हैं, एक Fr और एक m माइनस ऑफ mg, तो मैंने लिखा m माइनस ऑफ mg किसके बराबर है, b, ओहो ये लिखना तो भूल गई मैं, प्लस ये भी तो है यहाँ पे kv, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस किसके बराबर है, यहाँ पे ऊपर कौन सी फोर्सेस हैं, b के बराबर। ठीक है, बिल्कुल सही है, मैंने फोर्स बैलेंस किए ऊपर नीचे के। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हैं, एक्सेलरेशन जीरो हो गया। ठीक है जी, ठीक है, तो अभी मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, लेकिन हाँ इस m की वैल्यू निकालनी है मुझे, स्मॉल m की वैल्यू निकालना है। तो मैंने बोला ठीक है, ऐसा करिए आप ये दोनों इक्वेशन को क्या क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगी तो ये आ जाएगा mg माइनस ऑफ स्मॉल mg
प्लस ऑफ एम जी किसके बराबर, प्लस ऑफ के वी, ठीक है, इस वाले साइड के सब लिख लिए, किसके बराबर होगा ये, बी प्लस बी मतलब 2b प्लस ऑफ के वी के बराबर होगा। ठीक है, आराम से देखिए, एम जी माइनस ऑफ स्मॉल एम जी, ठीक है, प्लस ऑफ कैपिटल एम जी प्लस ऑफ के वी, एक बी और दूसरा बी प्लस ऑफ 2b प्लस ऑफ के वी। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लिखा है मैंने बोला एक केवी से तो ये केवी उड़ जाएगा। ठीक है, यहां से मेरा क्या आएगा, 2 कैपिटल एम जी माइनस ऑफ स्मॉल एम जी विल बी इक्वल्स टू 2b के बराबर। ठीक, तो मैंने बोला अगर यहां से स्मॉल एम जी की मैं वैल्यू लिखूं तो ये हो जाएगा 2 ऑफ कैपिटल एम जी माइनस ऑफ बी। ठीक, 2 मैंने बाहर निकाल लिया तो स्मॉल एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 2, जी नीचे डाल दो तो ये हो जाएगा m माइनस ऑफ बी बटा जी और इसको ब्रैकेट में डाल दो। ठीक, इतने केजीज के बराबर आ जाएगी। ठीक, कुछ नहीं किया मैंने, फोर्स बैलेंस करा है बस सिंपली। ठीक है, तो इतना मास अगर आप बलून में से रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बलून सेम वेलोसिटी v से क्या होगा, ऊपर की डायरेक्शन में जाने लगेगा। ठीक है, ठीक है तो इजी, अच्छा क्वेश्चन भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, आखिरी क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉक्स ऑफ मास m इज फाउंड टू एक्सेलरेट अप at the rate of g/6 when placed deep inside the water। एक एम्प्टी बॉक्स है, इसका मास है m। ठीक, इसको पानी के अंदर रख दिया तो ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा, कितनी उससे एक्सेलरेशन दिया है g/6। पक्का बयानसी लग रही होगी पानी की वजह से, किस डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में, तभी तो ये एक्सेलरेशन g/6 आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या बोला है, हाउ मच सैंड शुड बी पुट इनसाइड द बॉक्स सो दैट इट मे एक्सेलरेट डाउन एट द रेट ऑफ g/6। अब बोला कि अगर मास पहले m था तो कितना m डैश, और मैंने बोला m डैश इज द मास ऑफ सैंड, मास ऑफ सैंड जो कि हम बॉक्स में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से ये बॉक्स नीचे की तरफ जाने लग रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, g/6 से। अभी पानी अभी भी इसके तरफ ऊपर की तरफ बयंसी फोर्स तो लगा ही रहा होगा। ठीक है, मैंने बोला एक फोर्स और आएगी इसके पास नीचे के डायरेक्शन में, इसकी वेट की वजह से, कितनी, m इंटू जी। सिमिलरली ये मेरी केस 1 है। अगर मैं केस 2 को देखूं तो इस कंडीशन में भी नीचे के डायरेक्शन में वेट आ रहा होगा, कितना, m प्लस m डैश g के बराबर। ठीक, ठीक है, अब मैं फोर्स इक्वेशन लिखने वाली हूं। ये नीचे जा रहा है तो कौन सी फोर्स बड़ी है, ऊपर जा रहा है तो कौन सी फोर्स बड़ी है, सॉरी b बड़ी है, तो मैंने बोला b माइनस ऑफ एम जी इज इक्वल्स टू m इंटू g/6। बिल्कुल सही लिख दिया मैंने। इस वाले के लिए अगर मैं, ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई, इस वाले के लिए भी ऐसी इक्वेशन लिखी है, ये वाला नीचे जा रहा है तो ये वाली फोर्स बड़ी है, तो मैंने बोला m प्लस ऑफ m डैश g माइनस ऑफ b इज इक्वल्स टू m प्लस ऑफ m डैश, ठीक है, इंटू g/6। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ठीक है, मैंने बोला इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जरा ऐड कर लो, तो आपका आएगा, ऐड करने के बाद आपका आएगा mg प्लस ऑफ m डैश g प्लस ऑफ, सॉरी इरेजर, ठीक है, mg प्लस ऑफ m डैश b, b से b तो चला गया, ऐड कर रही हूं मैं, ऐड कौन सी, 1 प्लस 2। ठीक है, तो मैंने बोला b से b तो उड़ गया, तो ये हो जाएगा mg प्लस ऑफ m डैश g माइनस ऑफ mg, किसके बराबर होगा, m g/6 प्लस m प्लस m डैश g/6 के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है,
तो मैंने बोला इस mg से, तो ये वाला mg भी उड़ गया। अब मेरा क्या आया यहां से, मेरा आया m डैश g किसके बराबर हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा mg/6 और mg/6, तो ये हो जाएगा 2mg/6 प्लस ऑफ m डैश g/6। ठीक, अब ये m डैश g/6 को मैं इधर ले आऊंगी, तो ये हो जाएगा m डैश g/6 माइनस ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा 6 माइनस ऑफ 1, तो ये हो जाएगा 5 m डैश g/6 इक्वल्स टू 2mg/6 के बराबर। अब g से g तो मैं उड़ा देती हूँ पहले, तो m डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2m/6, 6 से 6 भी तो उड़ा दो, बाय 5। ठीक है, ठीक है, तो m डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 0.4 m के बराबर। ठीक, तो इतना मास सेंड आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा बॉक्स में, ताकि ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाने लगे, g/6 के एक्सेलरेशन से नीचे जाने लगे। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या किया है आज, हमने आज 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है, किस चैप्टर के, एनएलएम का। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक। प्यारे प्यारे क्वेश्चन है इस चैप्टर के और अच्छे हैं, आप करेंगे तो आपको मजा आएगा। बस आपको एफबीडी बनाना आ गया, पूरा चैप्टर सॉल्व है, और कुछ भी नहीं करना होता, बस फोर्स बैलेंस करना है, बाकी तो काम खत्म। एफबीडी अगर सही बना ली है तो आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकता, अनटिल एंड अनलेस अगर आपको कैलकुलेशन तो बिल्कुल भी आती नहीं है, अगर आप उस चीज में जीरो है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो चलिए आराम से करते रहिए क्वेश्चन और हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें।